पत्रकार बंधु बैठे हैं। लोकतंत्र के आपको चौथा स्तंभ कहते थे, मैं तो हमेशा बचपन से आपको पहला स्तंभ बोलता हूँ। जो मीडिया में ताकत है, हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। पहला प्रोटोकॉल है, हम विधिवत रूप से आज गोंद की सरदारी अपनी मांग एडीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को और कैबिनेट की सब कमेटी को पहुंचाएंगे। अगर ऐसा होगा नहीं, अगर बाकी जो ये सरदारी बैठी जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे, खुल के करेंगे। साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी को जिला बने हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, मगर जो जिले में मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इसके साथ ही अब बोंद को उपमंडल बनाने की मांग उठने लगी है, जिसको पूरा कराने के लिए बोंद के गणमान्य व्यक्ति और सुनील डुड्डीवाला, जो कि भूमि सुधार एवं विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने साथ मिलकर चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने सुनील डुड्डीवाला से ये पूछा कि बोंद को उपमंडल का जो दर्जा आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पूरी जो शर्तें उपमंडल बनाने के लिए होती हैं उनको पूरा करते हैं, तो सुनील डुड्डीवाला ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम और हमारे परिवार सबको चलना चाहिए। उन्होंने जो अपने दोहों में बात बताई, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, उन सब बातों पर हमें अमल करना चाहिए। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं। अभी आपने प्रश्न किया कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य क्या है। आज आप मेरे आसपास देखोगे बोंद गांव की सारी सरदारी बैठी हुई है। कल सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें नए जिले, नए उपमंडल, नई तहसील, सब तहसील बनाने के लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है। उस सब कमेटी में 3 मंत्री और 2 हमारे वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं। मंत्रीगण माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय श्री महिपाल ढांडा जी और माननीय श्री सुभाष सुधा जी, इन 3 मंत्रियों की एक सब कमेटी बनाई गई है। तो आज हम डीसी और एडीसी के माध्यम से उस सब कमेटी को एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन, एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, बोंद को उपमंडल का दर्जा दिया जा सके। अभी हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी। एक उपमंडल बनने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो सारे पैरामीटर, सारे प्रोटोकॉल, सारी योजनाएं, परियोजनाएं जिनको ध्यान में रखकर उपमंडल बनाया जाता है, बोंद सारी चीजें पूरी करता है। आपका इसमें इंटरेस्ट कितना, क्योंकि आपका तो गांव भी इस एरिया में है। देखो जो चीजें होती है, सारी चीज अगर खुद समस्या, जो दादरी की मेन समस्या है, आपने खुद अपने मुंह से कह दी कि मेरा क्या इंटरेस्ट है जीवन में। मैंने कभी मैं और मेरा नहीं बोला, मेरी कोशिश रहती है हम और हमारे में। जहां पर मैंने जन्म लिया वो भी जिला चरखी दादरी है। बोंद अपने आप में, इसको आप एक गांव मत समझो, बोंद अपने आप में एक विस्तृत गांव का समूह समझो। आज आप हरियाणा में या गूगल पे बोंद डाल के देखो, आपको बोंद के इतिहास का पता चल जाएगा। अगर लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट लिया होता तो आज सुनील शर्मा को बोंद के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा इंटरेस्ट गलत नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट की जो मैं शब्दों को घुमा फिरा के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट लेते तो आज हम और आप यहाँ इकट्ठे बैठने की आवश्यकता नहीं होती। आज हर चीज हमारे को, बोंद को, दादरी को मांगनी पड़ रही है, वो चीजें स्वतः ही हमें मिलनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेता हैं जी, वो सब इस मामले में फेल ना, मैं किसी को फेल पास करने वाला, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने मेरे जीवन में हमेशा एक बात कही है, जो हमारे से बड़े, हमारे पूर्वज, हमारे से पीछे वाले लोग, आगे वाले लोग कर गए, उन्होंने अपनी क्षमताओं से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से बहुत अच्छा काम किया। मैंने कभी भी किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की या किसी जाति की या धर्म की कभी बात नहीं करी। विधानसभा चुनाव ये अगर राजनीतिक बात होती तो मैं इस पे को प्रश्न डालता है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। उपमंडल दर्जा किसी गांव को मिलना, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हक है। क्या बोंद उपमंडल बनने के लायक है? अब उपमंडल बनने के लिए पहले मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, क्या कैपेसिटी, क्या पैरामीटर होते हैं। सरकार का कोई भी फैसला जनता के लिए और जनता के द्वारा लिया गया फायदे की चीज होती है, वो सरकार पॉलिसी बनाती है। उपमंडल मिलने से मोटा मोटी 3-4 चीजों का फर्क पड़ेगा।
उस गांव का विकास होगा। आज डीएसपी दादरी, एसडीएम दादरी, एक्शन दादरी, बिजली की समस्या के लिए दादरी आओ, पानी की समस्या के लिए दादरी आओ, रजिस्ट्री कराने के लिए दादरी आओ। बोंद के आसपास के जो 8-9 गांव हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, बोंद, छोटी बोंद, बड़ी बोंद, रनकोली, झिंझर, सांकरोड, सांवड़, सांजरवास, नीमली, मालपोस, ये 10 गांव हो गए जी। इन 10 गांवों की आबादी 70 से 80 हजार है। आपकी दादरी विधानसभा की टोटल आबादी 2.5 लाख होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। 2.5 लाख का तीसरा हिस्सा 80 हजार वहां बचता है। शहर के ऊपर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, अधिकारियों के ऊपर काम का प्रेशर कम होगा, सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका पालना भी होगी, अनुसरण भी होगी, लोगों को फायदा भी होगा, लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। दादरी ही अभी तक अपनी जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाया जिले के तौर पर। जी। तो ये कैसे मान लेंगे कि सरकार जो है मंडल के ऊपर वो सारी व्यवस्थाएं दे रही है? हम तो कोशिश करेंगे, जो जैसे जैसे दादरी की प्रगति हो रही है साथ साथ बोंद की भी प्रगति हो जाएगी। जो चीज आपको उपमंडल के लिहाज से जो सुविधाएं यहाँ गठित करोगे वो बोंद कर देना। आज अगर बोंद उपमंडल बनता है, नए कार्यालय बनेंगे, हम ये सोचेंगे कि आवासीय सेक्टर कटेंगे, कमर्शियल सेक्टर कटेंगे, और एक दादरी में जो 2 चीज मुझे कई दिनों से 2 कमियां लग रही हैं। कमियां क्या लग रही है, हम वो बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए। नया जिला गठित हुआ, इस जिले को, किसी भी जिले की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का होना अति आवश्यक है। मेरे ख्याल हरियाणा में एकमात्र जिला है जहां कोई भी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बोंद और दादरी के बीच में, दादरी उपमंडल, बोंद उपमंडल के किसी गांव में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काटा जाए। आप एचएसआईडीसी में पहले रहे हैं, जी जी, तब नहीं करवा हमने कोशिश करी। तो 2 चीज होती है, कोशिश करी, 3 तरह से कोशिश करी। मैं कभी सवाल से नहीं भागता, तथ्यों के आधार पर जवाब दूंगा। पहली कोशिश हमने 2 साल करी, सीसीआई के पास 200 से ज्यादा एकड़ जमीन पड़ी थी, तो मैं 2 बार उस टाइम आया, दोनों बार हमने एक एक चीज समझी, और माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने डीओ लेटर लिखा। उस टाइम के जो भारी उद्योग मंत्री थे, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री आज भी हैं, श्रीमान अनंत गीते जी। अनंत गीते जी के पास माननीय मनोहर लाल जी मिलने भी गए, लेकिन भारत सरकार और हरियाणा सरकार के कुछ पॉलिसी, कुछ नॉर्म्स, कुछ रेट, उन लोगों ने अपनी जमीन की कीमत इतनी बता दी, उस कीमत पर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर वायबल नहीं हो सकता था। दूसरी बात, माननीय मनोहर लाल जी ने एक फैसला और किया था कि डिस्ट्रेस सेल, जो जमींदारों की एक्विजिशन होती थी लैंड की, वो बंद कर दी थी, और ई भूमि एक पोर्टल बनाया था। ई भूमि से किसान और सरकार आपसी सहयोग से बाजार भाव पर जमीन ले सकते थे। सौभाग्य से उस ई भूमि पोर्टल का भी पहला एचओडी मैं ही था। हमने ई भूमि के माध्यम से, मैंने 20 जगह पर यह बात उठाई कि भाई, मैंने प्रशासन के सामने भी कहा, जनप्रतिनिधियों के सामने भी कहा, व्यापार मंडल के सामने भी कहा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सामने भी कहा कि आप ई भूमि के माध्यम से ही 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराओ, ताकि सरकार उस पर नया इंडस्ट्रियल एरिया काट सके। आज वो जमाना गया मेरे मित्र कि कहीं भी जाके लाइन खींच दी, ये 500 एकड़ जमीन हमने किसान से छीन ली। आज सरकार का ये प्रयास रहता है आपसी सहयोग से। अगर मैंने ई भूमि पोर्टल पर आपसे जमीन ली, तो इसका मतलब ये है कि एक्स अमाउंट आपने बताया, वाई अमाउंट मैंने बताया। 3 स्तर की पद्धति है। पहला स्तर है डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर, उसके ऊपर है फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पर और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर। तीसरा लेवल है हाई पावर परचेज कमेटी के लेवल पर। उसमें डिफाइन कर रखे हैं, अगर कलेक्टर रेट पे है तो नीचे वाली कमेटी उस जमीन को ले लेगी। अलग कलेक्टर रेट से 25% ऊपर है तो वो कमेटी फैसला करेगी। अगर कलेक्टर रेट से 50%, 75%, 100% ऊपर है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हाई पावर परचेज कमेटी है वो उसका फैसला करेगी। वो कोई एक्विजिशन नहीं है, वो सिंपल 2 आदमियों के बीच सेल एग्रीमेंट है। अगर आपके पास पुसाई पड़ती है तो आप दे दोगे, सरकार को भी लगता है कि मुझे ये जमीन से फायदा होगा, सरकार ले लेगी। आज मैंने इसको बोंद उपमंडल के गांव में इसलिए कहा
आज इंडस्ट्री के लिए जमीन सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना, ये भी सरकार का काम है। दादरी नया जिला बन गया, दादरी के आसपास इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी होगी, आज जमीन कहीं भी 3 से 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए से एकड़ कम नहीं है। अगर 200 एकड़ में आज इंडस्ट्रियल एरिया कटता है, 1000 एकड़, 1000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ गई, उसके अंदर 60% से ज्यादा सेलेबल एरिया नहीं निकल सकता किसी भी जमीन का। अगर हम मीटरों में कन्वर्ट करें तो 4000 मीटर का 1 एकड़ होता है। अगर उसका 60% यानी 2400 मीटर 5 करोड़ की जमीन होगी, 1 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए फिक्स ओवरहेड्स लगेंगे, जो 5 साल का ब्याज लगेगा। 8 करोड़ रुपए में 2400 एकड़ जमीन, 2400 गज क्या भाव होगी? लगभग 24-25 हजार रुपए गज। क्या 25,000 रुपए गज में दादरी में वायबिलिटी निकल जाएगी? आज इंडस्ट्री हमारी, जिला नया है, अभी हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, हम मैच्योरिटी लेवल पर अभी नहीं पहुंचे हैं जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत था। इसलिए मैंने बोंद की तरफ, सांवड़ की तरफ, सांजरवास की तरफ इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया की सोच रखी, वहां अभी जमीन सस्ती है। आज दादरी की जो इंडस्ट्री है, मैं व्यापार मंडल के साथ बैठता हूं, 6-7 हजार रुपए तक वो लोग ले सकते हैं। आज 450 गज का, 500 गज का प्लॉट, मीटर का प्लॉट 20-25 लाख रुपए का कोई इंडस्ट्री वाला ले, 20-25 लाख रुपए ऊपर लगाए, 50 लाख रुपए मशीनरी लगे, तो एक छोटी एमएसएमई 1 करोड़ रुपए में स्टार्ट होगी, जिसको आराम से बैंक भी फाइनेंस कर सके। आपको लगता है कि क्या फोन की आपके साथ काफी सारे फोन के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो जी पर आए, जी, क्या ये लोग वो भूमि दिलाने के लिए कहीं ना कहीं आगे सहयोग करेंगे, या कोई भूमि इनकी नजर में ऐसी अभी दिखाई दे रही है ताकि सरकार को भी आप लोग हाँ मैं ये भूमि हमारे हाँ देखो, डेवलप हो? बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका, बिल्कुल मैं सहमत हूं। अगर इनको विकास चाहिए, अगर इनको डेवलपमेंट चाहिए, अगर इनको रोजगार चाहिए, आज सरकारी नौकरी एक लिमिटेड ऑप्शन है। आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, किसी भी प्रांत में चले जाओ, एक परसेंटेज से ही सरकारी नौकरी मिलती है। जब तक व्यक्ति के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप की, स्वयं मालिक की सोच उपलब्ध नहीं होगी, सोच पैदा नहीं होगी, उस इलाके का विकास नहीं हो सकता। आपके आने से पहले मैं इनसे एक चर्चा कर रहा था, 2002 में आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात के औद्योगिकरण की शुरुआत करी। उस औद्योगिकरण की शुरुआत की बात बोंद, डुडीवाड़ा, सांवड़, चरखी, उन लोगों में वो चर्चा का विषय बना। ये 4 गांव के नाम इसलिए लिए, इन 4 गांव के मेरे मित्र बोलते थे कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, हमारे हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा। विगत 10 वर्षों में भी हरियाणा में भी अपार औद्योगिकरण हुआ है। मैंने 7 साल HSIDC में काम किया, प्रयास किए। मारुति 900 एकड़ में खरखोदा में आ रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस टाइम थे, उनकी ये इच्छा थी 4, 6, 8 कोनों में समान रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जिला तब नया बना था। वो प्रक्रिया दोबारा शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक इनको भी पता चलेगा अगर इनके गांव की 200 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल सेक्टर बनता है, इनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। कोई कंपनी यहाँ बड़ी आज तक स्थापित नहीं हो पाई आपकी पूरी लोकसभा में, कोशिश सब करते हैं, हमने भी करे, चीजें सिरे नहीं चढ़ पाती हैं। अब फूड प्रोसेसिंग की थी, आप सबको पता है, किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, टमाटर की बहुत अपने प्रोडक्शन होने लगी है। तो फूड प्रोसेसिंग में सरकार, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए तो उन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वो ODOP वो यहाँ भी मान्य होगी। हम भी कोशिश करेंगे। एक हरियाणा सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, पद्मा स्कीम। उस पद्मा स्कीम में 50 एकड़ से उस व्यक्ति के गांव के व्यक्ति को 100 गज की प्लाट, 200 गज के प्लाट में छोटी इंडस्ट्री कोशिश करेंगे। इन लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि हर चीज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इनिशियल स्टेज है, कोशिश जारी रहेगी। तो क्या इस संबंध में हरियाणा सरकार से मिलने पहुंचेंगे, या किस प्रकार से हरियाणा सरकार तक आप अपनी मांग को पहुंचाने? देखो, जनता की मांग, आपसे बड़ा माध्यम कोई नहीं हो सकता। आज आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, लोकतंत्र के आपको चौथा स्तंभ कहते थे, मैं तो हमेशा बचपन से आपको पहला स्तंभ बोलता हूं। जो मीडिया में ताकत है, जो लोकतंत्र को बचाने की, रक्षा करने की, आगे बढ़ाने की,
और अच्छा करने की, वो आपके अलावा किसी में ताकत नहीं है। हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। पहला प्रोटोकॉल है, हम विधिवत रूप से आज बोंद की सरदारी अपनी मांग एडीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को और कैबिनेट की सब कमेटी को पहुंचाएंगे। आपकी डिमांड नहीं मांगती है तो जिला क्या, अगर ऐसा होगा नहीं, अगर बाकी जो ये सरदारी बैठी है जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे, खुल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।